ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस पदार्थ विज्ञान फर्स्ट चैप्टर, पदार्थ एवं आयुर्वेदा निरूपण। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा पदार्थ विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कह सकते हैं बेसिक ऑफ आयुर्वेदा, है ना। सारी बेसिक चीजें यहाँ पर आपको इस चैप्टर में मिलेगी और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना है इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखो पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद निरूपण में सबसे पहले अपन देखो जो ये ऊपर हेडिंग बता रखी है यानी आयु के लक्षण, तो ये सारा सीजीआईएम का कोर्स है ना। सारा जो सीसीआईएम सिलेबस बता रखा वहां पर भी आप सेम टॉपिक देखोगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? आयु का लक्षण, आयुर्वेद का लक्षण, सिद्धांत के लक्षण, है ना। लक्षण मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। एक बात तो ये क्लियर कर लेना, जहां भी लक्षण लिखा हुआ आ रहा है वो क्या चीज है, वो डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है अपने को। ठीक है, तो ये पहले क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आयुर्वेद महत्वपूर्ण है, मूल सिद्धांत। और मूल सिद्धांत पर इतना बड़ा और हर बार क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, आपने पुराने पेपर सोल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। अपन देखते हैं अपने आयुर्वेदा में दो ही चीजें अपन मैक्सिमम हर जगह पढ़ते हैं कि एक तो व्युत्पत्ति और दूसरी होती है क्या, एक होती है निरुक्ति। तो व्युत्पत्ति निरुक्ति में आप सभी को अंतर पता होगा। व्युत्पत्ति मतलब कि वो वर्ड कैसे व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, जैसे किसी का भी नाम श्याम है तो श्याम कैसे बना है ना। वो मतलब कैसे स ऐसे करके बना है, उसकी कुछ ना कुछ ग्रामर हो सकती है संस्कृत की, तो उस हिसाब से वो शब्द बना है। दूसरी बात उसकी निरुक्ति देखते हैं तो शब्द श्याम का मतलब क्या होता है ना। वो उस शब्द का अर्थ अपन जिसमें देखते हैं वो क्या होता है, निरुक्ति। तो ठीक है, तो व्युत्पत्ति और निरुक्ति आपकी क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक। तो यहाँ पर जो पदार्थ शब्द है उसकी यदि अपन निरुक्ति देखेंगे, व्युत्पत्ति देखेंगे सॉरी, तो क्या होगी यहाँ पर, जो पद धन अर्थ, ठीक है, जो किसी पद का अर्थ समझाए वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन। देखो इसकी निरुक्ति के लिए संस्कृत में एक कोटेशन टाइप लाइन मिलती है कि पदस्य अर्थ पदार्थ। ठीक है, पदस्य अर्थ पदार्थ मतलब चरक ने सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में क्या बोला है, पद के अर्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो कभी पदार्थ का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसकी व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्ति क्या है। अब इसका लक्षण यदि अपन देखें, पदार्थ कहते किसे हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने। अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व। क्या रखना है याद, अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व। अस्तित्व मतलब क्या, उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी सत्ता है। ठीक है, ज्ञेयत्व मतलब उसकी नोवेलिटी, उसको उसके बारे में जान सकते हैं अपन। ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, पदार्थ। तीसरा क्या बोल रहा है, अभिधेयत्व, उसको नाम दे सकते हैं, नोमेबिलिटी दे सकते हैं, यानी कि उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये 3 चीजें जिसमें होगी उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व क्या चीज है, पदार्थ का लक्षण है। ठीक है, अब एक एक वन बाय वन अपन डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर देखना राइट साइड में, अस्तित्व का मतलब क्या होता है, पदार्थ की सत्ता होती है ना। जैसे कोई भी एग्जिस्टेंस होता है ना किसी भी चीज का, तो वो चीज क्या कहलाती है, अस्तित्व। फिर ज्ञेयत्व के बारे में बात करें तो ज्ञेयत्व क्या होता है कि उसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में जान सकते हैं अपन। तो पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञेयत्व। फिर अभिधेयत्व, अभिधेयत्व मीन्स क्या होता है यहाँ पर, तो देखो किसी भी चीज को अपन नाम देते हैं अपने, जैसे साइंटिफिक साइंटिफिक नेम है तो वो भी अपन दे ही रहे हैं एक तरह से, है ना, लेटिन वर्ड के रूप में। तो वो उस किसी भी द्रव का साइंटिफिक नेम कैसे करेंगे, जब उसका एग्जिस्टेंट होगा, उसके बारे में जाना जा सकता है ना। तो ये चीज क्या हो गई, अभिधेयत्व। तीसरा, नोमेनक्लेचर तभी किया जा सकता है जिसका 2 फीचर पहले से अवेलेबल हो, अस्तित्व और ज्ञेयत्व। तो ये अपन अभिधेयत्व कर सकेंगे। अभिधेयत्व मतलब क्या होता है, उसकी नोवेलिटी यानी उसका नोमेनक्लेचर किया जा सके, है ना, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सके। ठीक है, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके पास जो भी बुक हो वहां पर इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर आउट लिख लेना, आएगी पदार्थ का लक्षण क्या चीज है ये पता होना चाहिए। अब मैं पदार्थों की संख्या के बारे में बात करूं, ठीक है, यहाँ पदार्थों की संख्या के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अपन दर्शन में पढ़ेंगे कि पदार्थों की संख्या कौन से दर्शन ने कितनी मानी है। लेकिन पदार्थों की संख्या सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत कहता है कि बहुत सारे पदार्थ हैं, क्या है, अपरिमित है ना, असंख्य पदार्थ होते हैं। तो फर्स्ट तो ये ध्यान रख लेना, सुश्रुत ने क्या बोला, बहुत ज्यादा पदार्थ है, असंख्य पदार्थ है। ठीक है, चरक संहिता, जहां पर अपन सेकंड ईयर में आप चरक संहिता पढ़ोगे तो उसका सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो वहां पर पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है ना, सत और असत। सत मतलब होता है भाव पदार्थ और असत मतलब होता है अभाव पदार्थ। ठीक है, सत मतलब जिसे जिसे होने का जो प्रेजेंट हो, है ना, उसको कहते हैं भाव, यानी जिसकी भावना हो, है ना, जो अवेलेबल हो, वो चीज क्या कहलाती है, सत कहलाती है। ठीक है, दूसरा असत यानी जो अवेलेबल नहीं हो, उस चीज को क्या कहेंगे, असत बोलेंगे, अभाव कहेंगे। तो ठीक है, तो ये भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ 2 प्रकार मानता है
कहाँ पर, सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में किसने माना है, चरक ने। पहले ये ध्यान रखो। और जब अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, जैसे अपन अष्टांग हृदय का आयुष्कामी चैप्टर पढ़ते हैं सूत्र स्थान का, उसी प्रकार आप जब सेकंड ईयर में चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे सूत्र स्थान का दीर्घ जीवितम अध्याय, तो वहां पर क्या पढ़ोगे आप कि ये पढ़ोगे कि कितने पदार्थ होते हैं, तो वो कहेगा 6 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, तो आप देखो वैशेषिक दर्शन बात करें तो वो क्या क्रम बोलता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय, ये पढ़ते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। फिर देखो यदि अपन बात करें कि चरक क्या मानता है, तो सामान्य विशेष गुण, ये क्रम ध्यान रखना, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म संवाय, किसका है ये कर्म, तो ये जो सीक्वेंस है वो किसकी है, चरक की है। लेकिन जब अपन वैशेषिक दर्शन की पढ़ेंगे तो वो क्या मानता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय, है ना। तो आप मैं ये याद रखना कि अपने जो वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या सीक्वेंस होगी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय। और अपन पढ़ते भी पदार्थ विज्ञान में इसी सीक्वेंस में, सबसे पहले द्रव्य पढ़ते हैं, उसके बाद गुण पढ़ते हैं, उसके बाद कर्म पढ़ते हैं, फिर विशेष संवाय, है ना, सामान्य विशेष संवाय, इस टाइप से पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए 6 पदार्थ कहाँ मानने रखे हैं, और जो सत और असत यानी 2 पदार्थ कहाँ पर चरक मानता है। तो ये चीज आपके बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी आज डिस्कस करूंगा वो सारी आयुर्वेद की बेसिक हुए और आपको पता होना चाहिए, वो छोटी छोटी नॉलेज है, ठीक है। अब बात करते हैं वैशेषिक दर्शन ने कितने माने, 6 माने। अब देखो यहाँ पर क्रम देखो इसका, है ना, जो सीक्वेंस है वो देखो, सबसे पहले द्रव्य आ गया, गुण आ गया, कर्म सामान्य विशेष संवाय। अब चीज वही है लेकिन क्रम भी इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों, क्योंकि जब पीजी का क्वेश्चन आता है तो आपको पूछ लेता है, वो ये क्रम दे देगा और ये कहेगा ये किसने बताया, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं ये क्रम किसका है, चरक का है। लेकिन जब ये 6 पदार्थ जो सेकंड क्रम है वो किसका है, वैशेषिक दर्शन का है, ठीक है। लेकिन अपन वैशेषिक दर्शन के हिसाब से सिलेबस पदार्थ विज्ञान में इसी टाइप से दे रखा है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय, ठीक है। तो पदार्थ कितने हो गए, 6, किसके अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। चरक के अनुसार 6 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं, असंख्य होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और आदमी आता है नवन्याय, एक न्याय है नवन्याय। अब वो क्या करता है, 6 तो मान ही रखे उसने, लेकिन वो कहता है नहीं मैं एक और मानता हूं, अभाव पदार्थ मानता है। क्या मानता है, जो एग्जिस्टेंट नहीं होता है, भाव नहीं है जिसका, है ना, अवेलेबल नहीं है, वो भी ये मानता है। तो ध्यान रखना है पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, अभाव पदार्थ कौन मानता है, तो नवन्याय मानता है ना। यानी ये कितने मान रहा है, 6 तो मान ही रहा है, लेकिन इसके साथ अभाव पदार्थ को भी मान रहा है, ठीक है। अभाव पदार्थ में क्या ले सकते हैं कि जैसे भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है, अपन सभी जानते हैं, है ना। लेकिन आयुर्वेदा भी कहता है कि यदि अपने पुनर्जन्म होगा तो भगवान भी है, इसका मतलब पुनर्जन्म अपने कर्मों का फल है तो भगवान भी है। तो देखो अभाव पदार्थ में अभी तो अपन भगवान नहीं देख सकते ना, ठीक है, लेकिन वो अभाव पदार्थ में ले लेंगे ऐसे एग्जाम्पल। और ये कौन मानता है अभाव पदार्थ को, नवन्याय। तो कितने पदार्थ, 7 पदार्थ किसने माने, ध्यान रखना, नवन्याय ने माने। 6 पदार्थ किसने माने, चरक संहिता और वैशेषिक दर्शन ने माने। सुश्रुत ने कितने माने, अपरिमित माने। ये पदार्थों की संख्या क्लियर हो चुकी होगी। और एक और बात बता देता हूं, मैं जब आपको दर्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर सांख्य दर्शन और योग दर्शन पढ़ाऊंगा, तो वहां ध्यान रखना सांख्य दर्शन में कितने 25 तत्व आते हैं, 25 तत्वों को कितना पदार्थ मानता है वहां पर। तो पदार्थों की संख्या सांख्य दर्शन के अनुसार कितनी मान ली, 25, और योग दर्शन के अनुसार 26 होती है, ठीक है। ये आपका क्लियर कर लेना। पहले क्या बताया अपन ने, देखो मैं वापस रिवीजन भी कराऊंगा लास्ट टाइम, तो देखो पहले तो अपन टॉपिक देख लेते हैं, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में इसका एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। देखो पहले अपन ने इसके बारे में देख लिया, पदार्थ के बारे में संख्या देख ली, उसकी डेफिनेशन देख ली, है ना। अब ये पदार्थ का हो गया। अब देखो सेकंड बेसिक चीज क्या पूछता है ये, कि आयु के लक्षण, आयु के बारे में पूछता है, क्या है आप आयु किससे मानते हो, तो ठीक है। तो आयु का लक्षण याद होना चाहिए आपको, ये कोटेशन, कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग। क्या क्या बोला, शरीर इंद्रिय सत्व यानी मन आत्मा और इनका सहयोग होता है, वो चीज क्या कहलाती है, आयु कहलाती है। क्या कहलाती है, आयु कहलाती है। जब इसके पर्यायवाची पूछता है कि इस आयु के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो धारी, क्या बोलता है, धारी जीवितम नित्यंगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयु उच्चते। कहां पर बता रखा है कोटेशन, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट। तो देखो पहली लाइन क्या कह रही है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा सहयोग, है ना, इनका सहयोग होता है, वो चीज क्या कहलाती है, आयु कहलाती है। अब इसके कितने 4 पर्याय बता रखे, ध्यान रखना कितने पर्याय बता रखे, आयु के 4 पर्याय होते हैं, धारी जीवितम नित्यंगस्य अनुबंधस्य, ठीक है। ये याद होना चाहिए, ये चाहे यूजी से ले लो चाहे पीजी में। इस कोटेशन को याद करने के बाद इसका मतलब समझ लेना आप क्या क्या चीजें बता रहा है। तो पहली बात क्या बताई मैंने, इस आयु की डेफिनेशन क्या बता दी, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यंगस्य अनुबंधस्य। तो इसके पर्याय क्या हो गए, 4 पर्याय होते हैं, धारी जीवितम नित्यंगस्य अनुबंधस्य, ठीक है। अब 4 पर्याय का मतलब अपन समझे, धारी मतलब क्या होता है, आयु तो कह रहे हो, लेकिन धारी की किस लेवल से कहा आपने, तो देखो धारी का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ, जो शरीर को धारण करती है, ठीक है, शरीर को धारण करती है ना, वो क्या कहलाती है। और उसे सड़ने से, जब तक आपके शरीर के अंदर आत्मा अवेलेबल है तब तक आपकी बॉडी नहीं सड़ेगी, लेकिन जैसे आत्मा निकलेगी तो क्या हो जाएगा, वो डेट हो जाएगा और सड़ने लगती है बॉडी, राइट। सो ये चीज इसीलिए धारी कहलाती है, शरीर को धारण करके रख रहा है सारी चीजें,
ठीक है। फिर जीवित, जीवित कैसे कहते हैं, प्राणों को जीवित रखने वाला। जीवित है ना, अपन सारी प्रोसेसिंग, अपन इधर से उधर जा रहे हैं, अपन सोच रहे हैं, सारी चीजें अपने कार्य जो भी है वो कब तक, जब तक अपने शरीर में आत्मा है तो अपन जीवित है। इस चीज से ये लिख सकते हो। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, हर एक जो 4 पर्याय बताए उनको इलोबरेट भी करना पड़ेगा। तो ये वही चीज बता रहा हूँ मैं। धारी का मतलब क्या होता है, शरीर को धारण करती है। जीवित का मतलब जो शरीर को जीवित रखती है ना। नित्यंग, अब ये देखो यहाँ आपको कोटेशन में आपको दिख रहा होगा नित्यंगश्च। गच्छ मतलब क्या होता है, जो जाती है। डेली आपकी आयु है वो धीरे धीरे क्या हो रही है ना, घट रही है ना। ठीक है, तो नित्यंग क्षण क्षण में गतिशील होते हैं। ठीक है, क्षण क्षण में गतिशील कैसे, अपनी मरने की अवस्था है उधर आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, गमन कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, नित्यंग गश्य का मतलब ये हो गया। अब अनुबंधश का मतलब क्या होता है, देखो अपन जैसे ही मरेंगे तो वैसे ही अगले योनि में अपने को जन्म मिलेगा। ठीक है, चाहे जो भी आपके कर्म होंगे उसके अनुसार, ये आप मानते हो, ऐसा अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सही कितना है क्या गलत है इसके बारे में अपन नहीं जानते, लेकिन ऐसा ग्रंथों में लिखा है इसलिए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुबंध क्या है कि देखो इस जन्म और अगले जन्म के जो बीच की कड़ी है वो क्या कहलाती है, अनुबंध। अब देखो मैं इसकी लाइन पढ़ू कि पूर्व काल के जीवन का उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि के सहयोग रूप से बांधे रखना, ये क्या कहलाती है, अनुबंध। यानी अनुबंध दो दो जन्म के बीच की लिंक मान सकते हैं अपन। ठीक है, यदि कर्म अच्छे होंगे तो मनुष्य की योनि मिलेगी, यदि कर्म अच्छे नहीं हुए तो क्या, जानवर इनकी योनि मिल जाएगी अपने को। ठीक है, तो ये अगले जन्म के लिए, जिस प्रकार से मैं अपन गीता में पढ़ते हैं ना कि पुराने वस्त्र उतार कर अपन नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार अपनी जो आत्मा है वो भी क्या, इस जो शरीर है उसका त्याग करके नए शरीर का ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, अनुबंध। तो आपको यहाँ पता हो चुका होगा कि क्या क्या चीजें हैं, कि क्या क्या पर्याय बताए मैंने, 4 पर्याय बताए, आयु की डेफिनेशन बता दी। अब देखो यहाँ पर आयु के प्रकार भी बता रखे, लेकिन आयु के प्रकार आपको कहाँ मिलते हैं, आयुर्वेद के लक्षण में। आयुर्वेद का लक्षण मतलब आयुर्वेद की क्या डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद की डेफिनेशन। आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो तो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिता हितम मानम च तच च यत्रो गतम आयुर्वेद स उच्यते। कहाँ पर है ये, चरक सूत्र स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है दीर्घ जीवितम अध्याय, वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखो जहां पर इसका कैसे हिंदी करेंगे, जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, तो ये 4 क्या हो गए, आयु के प्रकार हो गए। और आयु के पर्याय कितने होते हैं, ये भी 4। आयु के प्रकार कितने होते हैं, ये भी 4। कौन से, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये क्या होते हैं, आयु के प्रकार होते हैं। जबकि धारी जीवितम, नित्यंगश्य, अनुबंधश्य, ये क्या होते हैं, आयु के पर्याय। क्लियर, तो देखो ध्यान रखना, जिस ग्रंथ में हित अहित सुख दुख आयु का वर्णन हो, है ना, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चरक ने क्या डेफिनेशन दी है, हिता हितम सुखम दुखम आयु, है ना, ये वाली ध्यान रखना। फिर देखो यदि मैं इलोबरेट करूं, चरक ने भी कर रखा है चरक संहिता में कि हित आयु कहते किसे हैं। देखो मेरा मानना ऐसा है कि जो खुद भी स्वस्थ रहे और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ तो रहे, लेकिन सोशली यानी किसको चोट पहुंचाना, किसी के साथ लड़ाई करना, ये भी नहीं करता है, तो वो क्या कहलाती है, हित आयु कहलाती है। इस अहित आयु के अपोजिट हो जाएगा। अब सुख आयु तो क्या कह सकते हैं अपन, शारीरिक मानसिक रूप से जो स्वस्थ है वो क्या कहलाता है, सुख आयु है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो दुख आयु में है। ठीक है, लेकिन हित आयु क्या है, शारीरिक मानसिक रूप से तो स्वस्थ होगा ही सही, लेकिन वो सोशली रूप से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब देखो यदि मैं इसके लक्षण पढ़ता हूँ एक एक, हित आयु में क्या क्या लक्षण बता रखे कि प्राणीमात का हित करता, जो प्राणीमात का हित करता है, यानी अपने को तो रक्षा करे लेकिन दूसरे की भी रक्षा करता है ना, दूसरे की धन की इच्छा नहीं रखता। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, सत्यवादी हो, शांति प्रदान, जो शांति प्रदान हो, विचार पूर्वक कार्य करता है, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष से सोचकर कार्य करता है, क्रोध राग ईर्ष्या देश से, है ना, इनको धारण नहीं करता है। ठीक है, और देखो अगला क्या बता रहा है, शांति से सदा तत्पर रहता है, सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक इस मृत्युलोक और परलोक को ध्यान में रखकर करता है। तो देखो इन चीजों से अपने को यही समझ में आ रहा है कि हाँ ये खुद तो स्वस्थ है लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है। इसका मतलब ये शारीरिक मानसिक रूप से तो स्वस्थ है, और दूसरा ये क्या, सोशली रूप यानी सामाजिक रूप से भी ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा ताकि समाज को नुकसान पहुंच सके। ठीक है, ये हित आयु कहलाएगी, है ना, ऐसा कह सकते हैं सबके हित में हो, ऐसा इंसान की आयु हित आयु कहलाती है। जबकि अहित आयु इसके विपरीत लिख देना, है ना। सुख आयु क्या है, जो शारीरिक मानसिक रोगों से रहित हो, युवा, बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम और ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रिया और अर्थ सब सही रूप से काम करते हैं, ऐसी आयु को सुख आयु कहते हैं। तो ये अपन मन से बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोटेशन आप याद कर लेना, जो भी आपकी बुक हो, है ना, जो भी आपके रेफरेंस बुक हो उसमें एक बार अंडरलाइन कर लेना इसको। फिर देखो यहाँ पर आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है वो क्या बताता है, सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बता रखी है, आयुर अस्मेन विद्यते,
है ना, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति इति आयुर्वेद। क्या बोल रहा है, जिसमें आयु का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो ध्यान रखना है चीज, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, और जो हिता हितम वाली वो किसने दी, चरक ने दी, जबकि आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्वेद इति आयुर्वेद ये किसने दी, सुश्रुत ने दी। ठीक है, तो आयु से रिलेटेड सारा अपना जो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि थ्योरी हर चीज पे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूटन की थ्योरी हो गई, ये तो अपन पढ़ के आई है, लेकिन थ्योरी शब्द जो अपने आयुर्वेद में सिद्धांत लिया जाता है वो चीज है क्या। अपने क्वेश्चन आ गया, सिद्धांत किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, है ना, सिद्धांत का लक्षण बताइए। तो अपने को प्रॉपर सिद्धांत तो पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में सिद्धांत कितने मान रखे हैं, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपन पहले तो सिद्धांत की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो इसका भी कोटेशन आपको याद होना चाहिए। जो इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ वो रट लेना, है ना, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, या तो आपके पीजी में पूछे जाएंगे, और पीजी में नहीं तो यूजी में आपको मैं जब अभी लास्ट में पेपर सोल्व करवाऊंगा तो वहां पर आप देखने को मिलेंगे। इसका मतलब अब आपके टाइम पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिद्धांत की डेफिनेशन क्या बोल रहा है, सिद्धांतो नाम, सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांतो नाम स य परीक्षे के बहुर्विधम परीक्षे, यानी जो बहुत सारी परीक्षा करके, है ना, देखो हिंदी में देखो, अनेक बार परीक्षा करके, विषयों की परीक्षा करके, बहुत बार अपन प्रैक्टिकल करते हैं ना, हर बार फेल होते जा रहे, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे, कई बार तो आएगा ना उसका रिजल्ट। तो वही कह रहा, स य परीक्षा के बहुर्विधम परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा करके, हेतु विश्व साधित्वा, यानी कि जो हेतु आ रहे हैं, कारण आ रहे हैं कि मैं बार बार क्यों फेल हो रहा हूँ, है ना, उनको सिद्ध कर रहा है वो बार बार, ठीक है। तो हेतु विश्व साधित्वा, ठीक है, सिद्ध करके स्थापत्य निर्णय, और लास्ट में जो जो थ्योरी निकलती है लास्ट में, है ना, जो निर्णय निकलता है उसको स्थापित करना, वो क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं बल्ब बनाना, बल्ब किसने बनाया था, तो बल्ब बनाने वाले ने कितनी बार बल्ब के लिए परीक्षण किया, बार बार कर रहा था, बार बार फेल होता जा रहा था, है ना, तो इसीलिए वो बार बार क्या कर रहा था, परीक्षा कर रहा था। तो परीक्षा के बहुर्विधम परीक्षा के फर्स्ट लक्षण ये हो गया सिद्धांत का। सेकंड क्या बोला, हेतु बीज से साधित, जो हेतु आ रहे थे कि यार मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ, ठीक है, तो हेतु बीज साधिता, उनको बार बार सोल्व कर रहा था, नहीं मैंने ये गलती कर ली है तो अगली बार दोहराना नहीं, हेतु बीज से साधिता हो गया। फिर क्या बोल रहा है, लास्ट में उसके थ्योरी आई कि नहीं, ये 99 प्रकार से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, इतने प्रकारों से नहीं बनाया जा सकता है, बनेगा तो ये 100 जो टाइप बना रहा हूँ इससे ही बनेगा। तो उस निर्णय को उसने स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये 3 लक्षण होते हैं परीक्षा बहुविधम परीक्षा के, हेतु बीज साधिता, स्थापत्य निर्णय। आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। जब आप चरक संहिता का विमान स्थान 8 चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो वहां पर आपको सिद्धांत का देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं आप यही याद रख लो, ताकि वहां जाके सिर्फ टिक करना रहे कि नहीं मैंने अच्छे से पढ़ रखा है इसको, ठीक है। तो चरक संहिता विमान स्थान के चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा कि सिद्धांत का लक्षण क्या है। तो आपको लिखना है कि परीक्षा के बहुविधम परीक्षा है, हेतु बीज से साधित्वा, स्थापत्य निर्णय। क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। क्यों, क्योंकि चीजें आप कोटेशन से समझो, ऐसे नहीं कि आपने हिंदी पढ़ ली, कोटेशन से समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन सिद्धांत के भेद। कितने टाइप के सिद्धांत होते हैं, देखो 4 टाइप के सिद्धांत होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये मुंह जुबानी याद होने चाहिए। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, आपको अच्छे से याद करवाऊंगा, यदि नहीं होगा फिर से याद करेंगे अपन। लेकिन देखो सुन लो, इन सिद्धांत के टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप किसके बताए थे, आयु के बताए। आयु के पर्याय कितने बताए थे, 4 पद बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धांत पढ़ रहे अपन, तो सारों के 4 टाइप ही तो पढ़े अभी तक। तो सिद्धांत के भेद कितने हो गए, 4। सर्वतंत्र सिद्धांत यानी सभी मानते हैं उसको। प्रतितंत्र सिद्धांत कोई एक मानता है, एक नहीं मानता। अधिकरण जिसके दूसरे के द्वारा अधिकृत कर लिया। अभ्युपगम जो वाद विवाद के समय मानना पड़ रहा है, ठीक है। 4 प्रकार। अब इनको एक एक को पढ़ते हैं अपन अच्छे से। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। सिद्धांत कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं सर्वतंत्र का सिद्धांत। अब ये सर्वतंत्र का जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल थ्योरी पढ़ते हैं ना, कि सभी तरह सिद्ध होगी। जो आइंस्टाइन ने लिख दिया तो वो अभी तक सत्य है, यानी यूनिवर्सल थ्योरी है। उसी प्रकार अपने आयुर्वेद में भी कौन सा सिद्धांत होता है, सर्वतंत्र सिद्धांत। अब इसकी डेफिनेशन में देखो, तस्मीन तस्मीन सर्व अस्मीन तंत्रे, मतलब जहां जहां, है ना, जो जो शास्त्र है उन सब में ये कॉमन मिलेगा और एक जैसा मिलेगा। मतलब देखो यहाँ हिंदी पढ़ो कि जो सभी शास्त्रों के सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चरक संहिता में ये लिख रखा है तो सुश्रुत संहिता में कुछ और लिख रखा है, ऐसे भी कहीं ना कहीं चीज मिलती है ना। अपने को कंट्रोवर्सी मिलेगी ऐसी चीजें बहुत सारी कि साहब ये चरक तो ये बोल रहा है जबकि वाग्भट तो कुछ और ही बता रहा है ना। तो वो चीज समय के अनुसार कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए वाग्भट में चेंज कर दी, वो अलग बात है। लेकिन सर्वतंत्र सिद्धांत जैसे कि अपन पढ़ते हैं पंच महाभूत, हर एक द्रव्य
पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। तो ये यूनिवर्सल थ्योरी है, सब जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ होंगे वहां यही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सर्वोत्तम सिद्धांत क्या होता है, जो सभी में जिसके लक्षण है वो सभी में सेम मिलते हैं, तस्मीन तस्मीन सर्वस्मिन तंत्रे, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ बता रखा है, चरक के विमान स्थान 8वें चैप्टर में। ठीक है, जो भी सिद्धांत से रिलेटेड है वो चरक ने विमान स्थान के 8वें चैप्टर में बता रखा है। देखो ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब अपन रेफरेंस डालते हैं ना उस चीज का, तो उस पे एग्जामिनर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, तो ध्यान रखा करो। वैसे नॉर्मली याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दिया करो, लेकिन याद रखोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, हाँ इसको ये भी याद है कहाँ से लिया है ना। तो ध्यान रखो, सर्वतंत्र सिद्धांत क्या हो गया, जो सभी मानते हैं, सभी ग्रंथों में एक जैसा मिलता है, वो सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे रोगों के कारण क्या है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय क्या है, या कह दूं मैं कि सभी द्रव्य है। नॉर्मली आप ये याद रखना कि जितने भी द्रव्य धरती पर अवेलेबल है, तो आयुर्वेद क्या मानता है, इनकी उत्पत्ति का कारण पंच महाभूत है। ये सभी जगह आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ होंगे वहां पर आपको सर्वतंत्र सिद्धांत के रूप में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन सेकंड थ्योरी, प्रतितंत्र सिद्धांत। राइट में देखना, देखो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या है, नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। अपन देखो ये कॉमन नहीं, ये तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हो या जिन्हें टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आए तो एटलीस्ट वो इसको देखकर समझ ले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन सा, सेकंड वाला पढ़ते हैं अपन, प्रतितंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र सिद्धांत में क्या डेफिनेशन होती है, तस्मीन तस्मीन एक अस्मिन तंत्रे। ठीक है, हर एक ग्रंथ जो भिन्न भिन्न शास्त्र होते हैं वो भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। देखो अपन जो रस होते हैं अपनी आयुर्वेदा में तो 6 मान रखे हैं, लेकिन कोई रस 9 भी मानता है, कोई रस को 2 भी मानता है। ठीक है, इस प्रकार से यानी हर एक ग्रंथ ने अपने अपने हिसाब से रसों का क्लासिफिकेशन किया। तो ये सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रतितंत्र सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि देखो मैं मेरी चीज अलग से बता रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, तो आप ऐसे ही किसी और से पढ़ोगे या और सीनियर से पढ़ोगे तो वो कुछ अलग बताएगा या उस चीज को अलग तरीके से समझाएगा। चीज वही होगी लेकिन समझाने का तरीका कुछ अलग से हो सकता है उसका। तो प्रतितंत्र सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत। क्या एग्जांपल दोगे आप, रस वाला दे सकते हो, और भी यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड है वो आराम से आप इसमें प्रतितंत्र सिद्धांत में लिख सकते हो, है ना, कि जो कि जैसे कि अलग अलग मान रखे हो। जैसे यहाँ पर रस की बात की है कि रस चरक कितने मानता है, 6 मानता है। और चरक में जब ये मीटिंगें हुई थी तो उसमें बहुत सारे आचार्य आए थे, तो उन्होंने भी अलग अलग मत दिए कि नहीं सर मैं 2 मानता हूँ, मैं 6 मानता हूँ, मैं 7 मानता हूँ। इस टाइप से रसों की तुलना भी की गई है। ठीक है, लेकिन अपने को ध्यान रखना रसों की संख्या 6 होती है, किसी आचार्य ने 9 भी मानी है तो किसी आचार्य ने 8 भी मानी। इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रसों की मानी है, जो कि किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रतितंत्र सिद्धांत। इसकी डेफिनेशन आप बना ही सकते हो, चीज समझ में आ गई तो। ठीक है ना, जहां तक चीजें समझ में आ जाती है उनको रटा मत करो, बस वो अपने हिसाब से थोड़ी बना लिया करो। ठीक है, अधिकरण सिद्धांत, देखो मैंने कहा ना जो अधिकरण सिद्धांत क्या कहलाता है, जैसे मैं चरक ने बोली और वो बात किसने अधिकृत कर ली, वाग्भट ने अधिकृत कर ली। किस ग्रंथ में, वाग्भट संहिता में, अष्टांग हृदय में डाल दी वो बात। अपन कहते हैं ना साहब ये बात कहाँ पर भी पढ़ी थी, अपन ने चरक संहिता में पढ़ी थी। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं जो अष्टांग हृदय बनाया है, अष्टांग संग्रह बनाया है, वो किससे बना, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये चीज जो इसका एग्जाम्पल ये आराम से लिख सकते हो, जो अष्टांग हृदय बनी है वो अधिकरण सिद्धांत है ना, अधिकृत कर रखा किसके द्वारा, वाग्भट। अब देखो यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन थोड़ी हजम नहीं होती कि यार ये क्या बोल रहा है कि एक सिद्धांत मान लिया तो देखो एक चीज तो वाग्भट ने मान ली, लेकिन और भी वो अपने हिसाब से भी तो मानता है नहीं यार ये सही कह रहा है, ये भी कह रहा है। तो वो चीज यही है, बस थोड़ी थोड़ी अलग कर रखी इसने। ठीक है, तो अधिकृत जो मैंने बताया वो भी सही है और ये किताब में लिख रखा है। ऐसा नहीं कि आपको डाउट आ जाए ये किताब में कुछ और लिख रखा है, सेंस वही है समझने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कह रखा ना शुभ अशुभ परिणाम के, जैसे शुभ का काम करोगे या कोई ऐसे कर्म करोगे अशुभ वाले तो आपको कर्मों का फल मिलेगा, ये बात मान ली आपने। लेकिन इसके साथ यदि ये मानते हो आपको कर्मों का फल मिलेगा तो आपको ये भी मानना चाहिए कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके जो कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार उसको अगली योनि में जन्म होता है। क्योंकि आप यदि ये मान रहे हो कि शुभ अशुभ कर्म होते हैं तो आपको ये भी मानना चाहिए हाँ भाई अगली जो जन्म होगा मेरा तो मेरे अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी योनि मिलेगी और बुरे कर्म होंगे तो मेरी बुरी योनि मिलेगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत किस में एग्जाम्पल लिख सकते हो, अधिकरण सिद्धांत, और सबसे अच्छा मैंने वाग्भट वाला एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब पढ़ते हैं अभ्युपगम, चौथा सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत कैसे है, जैसे अपन बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, अब एक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना अपन अभी बाबा रामदेव वाला चल रहा था वो केस, तो बाबा रामदेव भी आए थे मीटिंग में और दूसरे डॉक्टर भी आए थे। ठीक है, तो वाद विवाद चल रहा था उस टाइम, तो कुछ बात तो वो मान रहे थे और कुछ बात क्या कर रहे थे, बाबा रामदेव मान रहे थे नहीं हम मानते हैं सर्जरी, लेकिन कुछ चीज में क्या है सर्जरी अच्छी है। ठीक है, लेकिन सर्जरी भी किसकी देन है, अपने सुश्रुत की है, लेकिन ये लोग वो मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, और अपन मान रहे हैं कि नहीं कुछ जगह इमरजेंसी ड्रग और कौन सी सर्जरी की कुछ चीजें, हाँ हम मानते हैं कि सर्जरी की कुछ चीजें और जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो किसमें
मतलब एलोपैथी की मान सकते हैं। तो ये चीज बाबा रामदेव ने मान ली, तो ये क्या कहलाएगा, अभ्युपगम सिद्धांत। तो देखो, अप्रमाणित, अपरीक्षित और अनुप्रदिष्ट और अहेतुक बात जो कि वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं, है ना। वैद्य ही तो थे, वो सारे डॉक्टर्स थे। तो जैसे कह सकते हैं उनकी जैसे अप्रमाणित बात, जैसे कि ये लोग अपन कहते हैं ना कि अपना शिशु था वो शल्य में ये था, तो अपने पास प्रमाण भी है, लेकिन ऐसी बात कोई भी ऐसी बात हो गई है तो अप्रमाणित बात हो गई, अपरीक्षित बात हो गई या अहेतुक बात, वो यदि किसी व्यक्ति को माननी पड़ रही है वाद विवाद के दौरान, तो वो कौन से सिद्धांत के थ्रू मान रहा हो, अभ्युपगम सिद्धांत के थ्रू। अब इसके एक और एग्जाम्पल यदि मैं देने की कोशिश करूं, तो आप जब द्रव्य पढ़ते हो, ठीक है, या आप चैप्टर नंबर 9 पढ़ोगे अष्टांग हृदय का, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, द्रव्य। द्रव्य में क्या होता है, गुण भी होता है, कर्म भी होता है ना। वहां पर वीर्य भी होता है, विपाक भी होता है, प्रभाव भी। तो हर एक द्रव्य, जो अलग अलग द्रव्य है वो अलग अलग काम करते हैं। कोई द्रव्य कोई गुण से काम कर रहा है, तो कोई वीर्य से काम करता है, तो कोई विपाक से काम करता है। तो अलग अलग चीजों से वो क्या करता है, काम कर रहे हैं। तो देखो, अब आपका द्रव्य, आपने जो द्रव्य लिया वो शायद रस से काम कर रहा है, तो आप कहोगे सर मेरा द्रव्य है वो रस से काम करता है। तो कोई दूसरे यदि यूज किया उसी द्रव्य को, उसी या अलग द्रव्य को, तो वो क्या कहेगा, नहीं सर मेरा जो विपाक से काम करता है। तो इसी अनुसार अलग अलग, एक द्रव्य द्रव्य चीज एक ही है लेकिन अलग अलग यूज काम करे, किसी का प्रभाव से काम कर रहा, तो ये चीज किस में आ गई, माननी तो पड़ेगी वो चीज, है ना, अपन मान सकते हैं। तो ये सिद्धांत कौन सा हो गया, अभ्युपगम सिद्धांत। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे सिद्धांत के भेद। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है और वो 10 नंबर में आपको दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है कि आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और उनका महत्व समझाइए। ये कितने 10 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 2-3 एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के हैं उनमें आ चुका है और हर बार आता है, वैसे देखा जाए अल्टरनेट भी आ रहा है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से तैयार करना। देखो मैं समझाता हूँ इसको कैसे लिखोगे। आपको पता है आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है, आपने देखो यहाँ पर कुछ सिद्धांत मैं बताता हूँ, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। इसको रटने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा आप इस चीज को समझने लगोगे, हाँ यार ये चीज तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि अपन धीरे धीरे चीजें समझते हैं, अपनी सिलेबस होता जाता है तो अपने को एक आइडिया हो जाता है यार ये चीज तो मैंने वहां भी पढ़ी थी, फिजियोलॉजी में पढ़ रखी, रचना शरीर में पढ़ रखी, तो ये मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ पदार्थ विज्ञान। देखो सिद्धांत वही है, पंच महाभूत का सिद्धांत सब जगह पढ़ते हैं अपन, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कैसे उत्पत्ति हुई जानते हैं अपन, है ना। जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ का सिद्धांत है ना, वो पूरी आयुर्वेद में कहीं फिजियोलॉजी में आ रहा है अच्छे से, है ना, तो वो भी अपन लिख सकते हैं। यानी अपन को नंबर वाइज लिखना पड़ेगा। पहले आप 3 वाले इंक्लूड कर लो, है ना। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें तो 3 वाले, त्रिदोष हो गया, त्रिस्तंभ हो गया, त्रिउपस्तंभ हो गया, है ना। उपस्तंभ क्या होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, है ना। और त्रिस्तंभ क्या हो गए, वात पित्त कफ। त्रिदोष क्या हो गए, वात पित्त कफ। तो ये 3 वाले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लिया। 3 के बाद 4 वाला कौन सा लिखेंगे, जो अपना जो 4 चतुष्पाद होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे आपने आयुष का अध्याय में, चतुष्पाद, है ना। तो वो 4 वाला हो गया, वो भी तो एक तरह का सिद्धांत है। उसी तरह 5 में चले जाएंगे तो पंच महाभूत आ गए, 6 में चले गए तो 6 में षट रस वाला सिद्धांत लिख सकते हो, 7 में चले गए तो सप्त धातु वाला सिद्धांत। तो इस तरह जितने भी मैं आपको सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ इस तरीके से लिखना है, लेकिन इस बुक में एक तरीके से समझाने के लिए इस टाइप से दे रखा, तो वो ध्यान नहीं रखे। आप सिर्फ समझ गए होंगे मेरी चीज में क्या कहना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है। तो देखो अब एक एक को पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर कितने सिद्धांत, षट रस है तो मैंने बात कर ही ली। और स्रोतस का सिद्धांत भी पढ़ते हैं अपन, रचना शरीर में पढ़ते हैं कितने टाइप के स्रोतस होते हैं, है ना। तो त्रिदंड का सिद्धांत भी होते हैं शरीर, वो 3 दंड क्या क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको। सामान्य विशेष की पढ़ते ही हो आप पदार्थ विज्ञान में, सामान्य किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना। स्वभाव परमवाद, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको कैसे लिखना है, तो आपको पता है कि पंच महाभूत होते हैं, तो पंच महाभूत होते हैं तो उनके विशेष गुण भी होते हैं, जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसी क्रम में ध्यान रखना। ध्यान रखना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, मैं बताऊंगा ये क्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे के महाभूत बनते हैं ना वो पीछे वाले से जुड़कर ही बनते हैं, ध्यान रखना। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अब इनके जो होते हैं यानी कि इनकी जो पंचतन मात्राएं कहते हैं या विशेष गुण कहते हैं, वो क्या होता है, आकाश का शब्द होता है, वायु का स्पर्श होता है, अग्नि का क्या होता है, रूप होता है, जल का क्या होता है, रस, पृथ्वी का गंध होता है, ठीक है। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इधर ध्यान रखना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इसी तरह याद रखना, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है, पंच महाभूतों के विशेष गुण है। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है, विशेष गुण लिखिए पंच महाभूतों, तो आपको क्या लिखना पड़ेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और पंचतन मात्राएं कहते हैं तो भी यही लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, एक सिद्धांत तो ये हो गया, इस तरह लिख देना आप, क्योंकि 10 नंबर में आ रहा था आपको थोड़े बहुत पेज भी भरने पड़ेंगे। तो पहले तो आप सिद्धांत लिख लो और कुछ सिद्धांतों को इलोबरेट कर देना, ठीक है। जिस तरह मैं नेक्स्ट सिद्धांत की बात करूं तो त्रिदोष का सिद्धांत, त्रिदोष क्या होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं, आप सभी जानते हो। वात पित्त कफ के बारे में फिजियोलॉजी में आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होता है,
ठीक है, तो वहां से जो चीज आपको याद आ रही, चाहे उनके गुण याद आ रहे वात पित्त कफ, वो लिख डालो, और फिर नेक्स्ट सिद्धांत, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सबका लिखना। फिर षट रस की बात करूं तो आपको पता है कितने 6 रस होते हैं, कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें लिख डालो और डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाओ कि हाँ अगला सिद्धांत लिखना। अगला सिद्धांत क्या लिखोगे, देखो तो यहाँ पर बता रखा अगला सिद्धांत जो है वो देखो धातु पोषण सिद्धांत। जो फर्स्ट सेकंड बुक फिजियोलॉजी की सेकंड बुक आप पढ़ोगे तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, धातु पोषण वाला, तो उसमें न्याय आएंगे, कितने, 4 न्याय दे रखे, लेकिन यहाँ पर 3 ही न्याय डाल रखे, शीर्षदधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खलिकपोत न्याय। ये न्याय क्यों दिए हैं आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपन खाते हैं है ना, तो वो किस अनुसार, जैसे अपन जानते हैं कि जैसे अपन ने कोई भी फूड इंटेक किया तो वो डायरेक्ट स्टमक में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और आर्टरी वेन के थ्रू उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बॉडी में हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अपने आयुर्वेद के टाइम तो सेल और ऐसी कुछ चीज होती नहीं थी, लेकिन उसी चीज को होती तो थी, लेकिन उसी चीज को अलग नेम से जाना गया, है ना, वही चीज है, बस उनको न्याय के रूप में दे दिया। जैसे शीर्षदधि न्याय की बात करूं तो पहले क्या है, जैसे मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, है ना, कर्ड से क्या बनता है, बटर, बटर से घी बनता है ना, जैसे दूध है उससे दही बना, दही से क्या बना, मक्खन, मक्खन से घी निकालते हैं। तो ये जो सीक्वेंस चलती है, सीक्वेंस है ना, उसी के अनुसार अपनी धातुओं का पोषण होता है। ये बोलता है क्या, कौन सा न्याय बोलता है, शीर्षदधि न्याय। ठीक है, तो कैसे, रस से रक्त बनेगी, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र धातु बनती। तो ये क्रम भी उसी अनुसार है। जैसे उपमा किसकी दी यहाँ पर, क्षीर से, है ना, जो घी दूध है उससे क्या बना रहे, दही, दही से क्या बनाते हैं, मक्खन, मक्खन से घी निकालते हैं। उसी का क्रम अपने धातुओं का पोषण होता है, उसी सेम क्रम में होता है। फिर सेकंड सिद्धांत क्या बोलता है यहाँ पर, केदारी कुल्या न्याय, है ना। केदारी कुल्या न्याय क्या है, जैसे अपने आपके सामने एक खेत है और खेत में अपन जो सिंचाई करते हैं उस टाइम एक तो मेन होती है ना, आहार रस, जैसे अपन देखो यहाँ पर बता रहा है कि मेन खाई होती है, और उससे क्या जा रहा है, सभी क्यारों में क्या जाता है, पानी जाता है ना। जैसे वो मिट्टी इधर कर देंगे तो इधर से इस क्यारे में जाने लगा, तो उसी अनुसार अपनी जो एलिमेंट्री केनाल है और उसके आसपास सारी धातुएं पड़ी है, तो सबसे पहले रस धातु, तो उसका पोषण होगा, फिर रक्त धातु, तो इस हिसाब से आहार रस एक ही है लेकिन सभी धातु का पोषण भी क्रम अनुसार हो रहा। तो ये क्या कहलाएगा, केदारी कुल्या न्याय। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, आप डीप नॉलेज कहाँ पढ़ोगे, इसका फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, जो सेकंड बुक है आपकी वहां पर अच्छे से पढ़ोगे, ये सिर्फ सुपरफिशियली बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर तीसरा क्या बता रहा कि खले कपोत न्याय, जैसे जैसे कबूतर दाना चुगने आते हैं, है ना, तो जिसका घर जितना ज्यादा दूर होगा उसकी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे रस वाला जो, जैसे ये जो कबूतर है वो, है ना, वो रस वाला मान लो, तो इसका घर बहुत पास में तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसी अनुसार जो जिसका आहार रस है, मान लो ये दाना चुग रहे वो आहार रस, और इसका घर पास में ही है तो फटाक से चुग के फटाक चला जाएगा। तो रस धातु का बहुत कम दूरी होने के कारण प्रथम रूप से इसका पोषण होता है, फिर रक्त की थोड़ी ज्यादा दूरी है, फिर मांस की थोड़ी ज्यादा दूरी और मेद की ओर ज्यादा है, तो इस अनुसार क्रम अनुसार इनका पोषण होता है। तो 3 न्याय पढ़ लिए, लेकिन धातु पोषण न्याय के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि हाँ भाई ये न्याय होते हैं, और ये अपने कहाँ पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के सेकंड पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ ना, आप धीरे धीरे आपके नॉलेज गेन करते रहोगे तो उस टाइम क्या हो जाएगी, चीजें एक एक जगह आ जाएगी कि नहीं ये चीज मैंने वहां पढ़ी तो इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, वहां भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके हर चीज शॉर्ट हो जाती है। इसलिए जितनी चीजें कम याद रखो लेकिन हर जगह थोड़ी थोड़ी सब चीजें याद रखो, तो ताकि थोड़ी पेज पढ़ने में आसानी हो सके, है ना, और सही चीज लिख सको। तो देखो यहाँ पर मैंने धातु पोषण सिद्धांत समझा दिया, तो आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको और इजी हो जाएगा, है ना। ये भी एक तरह का पदार्थ विज्ञान का एक सिद्धांत हो गया। अब देखो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, तो जो फर्स्ट बुक है वहां पर ये कोटेशन पढ़ा होगा आपने यदि फिजियोलॉजी में, तो यावंत हुई लोके मूर्तिमंता भाव विशेषा तावंतो पुरुषे यावंतो पुरुषे तावंतो लोके इति। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसका है कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है। लोक मतलब जो यूनिवर्सल है ना, और पुरुष मतलब जो आप लोग हो। सभी माइक ऑफ कर लेना अभी, किसका माइक है। ठीक है, तो देखो जो भी लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है, लोक मतलब कि जो यूनिवर्सल हो गया, पुरुष मतलब जो आप है ना, जो द्रव्य है, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे चारों ओर क्या है, एक यूनिवर्सल है। तो जो भाव यूनिवर्सल में होते हैं वही भाव अपनों में होते हैं। अपन कहते हैं ना हर चीज प्रकृति से समझनी चाहिए, तो प्रकृति में जो भाव है ना, जैसे पंच महाभूत है तो वही तो अपने अंदर भी है। अब देखो ये भी आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, 5 महाभूत पढ़ लोगे, और 5 महाभूत में पृथ्वी का क्या होता है, मूर्ति होती है, आप यानी जल से क्या होता है, क्लेद होता है। तो इस टाइप से आप सभी पढ़ोगे, तो वहां पर मैं और जब भी कोई भी टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएगा फिजियोलॉजी में तो ये सारी चीजें बताएगा कि पंच महाभूत से अपने शरीर में क्या क्या होता है, और जो ब्रह्मा इंद्र जो भी देव है उनसे अपने शरीर में ऐसी क्या चीजें होती है। जैसे अहंकार इंद्र के कारण आता है,
तो ऐसी ऐसी चीजें। फिर तम ज्योति षष्ठी, फिर युग के अनुसार भी अपनी चलती है। जैसे कृत युग है तो बाल्यावस्था, त्रेता युग है तो युवावस्था, और द्वापर युग है तो वृद्धावस्था, कलयुग है तो रोगावस्था, और युग का अंत कब होता है, जब अपन डेड हो जाते। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको लोक पुरुष साम्य सिद्धांत मिलेगा। तो ये कोटेशन एटलीस्ट यही याद कर लो ताकि वहां पर सिर्फ आपको टिक लगाना रहे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और नेक्स्ट सिद्धांत क्या होता है, व्याधि रूपिणी सिद्धांत। यानी व्याधि होती है, दो प्रकार की व्याधि विमान स्थान में चरक ने बताई है ना, कि गुरु व्याधि तो लघु व्याधि। तो आपको पता होगा, देखो गुरु व्याधि क्या कहते हैं कि बहुत ही बड़ी डिजीज हो गई, लेकिन वो क्या करता है जब वो प्रस्तुत करने की बारी आती है उस रोगी की, है ना, वो प्रेजेंट कैसे करता है कि नहीं यार कुछ नहीं है। जैसे कैंसर हो जाता है तो भी लोग कैसे करते हैं कि नहीं रे कुछ नहीं है, छोटी मोटी डिजीज है, ठीक हो जाएगी यार। तो बड़ी व्याधि है, यानी रोग बहुत बड़ा है, कैंसर कोई छोटी मोटी डिजीज नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, नहीं यार कुछ नहीं है। तो ऐसे रोगी को कौन सी व्याधि हो गई, क्या समझेंगे अपन, गुरु व्याधि। ठीक है, तो देखो कुछ व्यक्ति बड़ी व्याधि से ग्रस्त होते हुए भी, परंतु जो मन है उनका, सत्व है, बल है ना, और शरीर उनका उत्तम भाव से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रस्त है ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि नहीं नहीं कैंसर है कुछ नहीं है रे, ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसी व्याधि को कौन, ऐसे पेशेंट को कौन सी व्याधि मानेंगे, गुरु व्याधि मानेंगे। ठीक है, अब देखो लघु व्याधि क्या होती है, तो लघु व्याधि क्या होती है ये अपन अष्टांग हृदय में भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, अष्टांग हृदय जब भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें आ जाएगा, 12th चैप्टर में आएगा शायद, गुरु व्याधि लघु व्याधि। तो गुरु व्याधि समझ में आ गए। अब लघु व्याधि इसका विपरीत है, गुरु व्याधि के बहुत छोटी डिजीज है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जैसे ओ बा मेरे लग गई, ये हो गया, अरे बा इतना बड़ा हो गया, तो है ना, घाव है छोटा सा होता है लेकिन ओ बा इतना ब्लड निकल गया मेरा, है ना। तो वो वाली वैसी कंडीशन किस में आती है, लघु व्याधि में आती है, राइट। सो लघु व्याधि में थोड़ी पढ़ता हूं मैं, तो कुछ व्यक्ति छोटी व्याधि से ग्रस्त होते हुए परंतु मन बल और शरीर से हीन भाव से युक्त होने के कारण बड़ी व्याधि से ग्रस्त ऐसे प्रतीत होता है ना। कैसा प्रतीत करते हैं कि बड़ी व्याधि हो गई, बहुत बड़ी लगती, छोटा सा चीरा है लेकिन बहुत बड़ा, है ना। जैसे वो कंडीशन मान सकते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाने जाते हैं कितना डरता है, वो लघु व्याधि कह सकते हैं। ठीक है, तो गुरु व्याधि तो लघु व्याधि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पर ऐसे ही पेशेंट आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए लिख रखा है नीचे कि व्याधि रूपी सिद्धांत का प्रयोजन क्या है, ताकि डॉक्टर पता लगा सके, है ना, उसके सिम्टम देख के कि नहीं इसको गुरु व्याधि थे लघु व्याधि। गुरु व्याधि होगी वो ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहे कि हाँ भाई ऐसे पेशेंट हो सकता है ना, कि कैंसर होगा इसको, ऐसा व्यतीत ही नहीं कर रहा वो पेशेंट। तो आपको पता होना चाहिए नहीं इसको कैंसर है और मेरे को इसी अनुसार ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि आप छोटा मोटा समझ के नहीं कैंसर कुछ नहीं है इसके, तो ऐसे ही कर रहा है ना, ऐसे करके ना आप ट्रीट करोगे तो और सारे दोष बढ़ जाएंगे, है ना, और कंडीशन खराब हो जाएगी पेशेंट के आने वाले। तो इससे क्या होती है, उसके जो उसका यश है वो हानि होती है ना डॉक्टर के। तो डॉक्टर, आप डॉक्टर हो तो आपको पता होना चाहिए गुरु व्याधि तो लघु व्याधि थे ना, ऐसे डोंगी पेशेंट भी होते हैं तो जो लघु व्याधि होते हुए बहुत ज्यादा बताते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। तो और एक और सिद्धांत आता है प्रकृति सम संवेद और विकृति सम सिद्धांत। तो ध्यान रखना है, सेकंड ईयर में समझ में नहीं आता है ये सिद्धांत, है ना। जब आप चरक संहिता पढ़ते हो ना तो वहां पर चरक विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ये संवेद, प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद ये सिद्धांत आता है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते यार क्या चीज कह रहा है। तो देखो इस चीज को अपन सिंपली चीज लेके चलें तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर चीज ये बताना चाह रहा है कि प्रकृति सम संवेद, जैसे सारी चीजें सेम मिल गई तो वो चीज सेम सेम को बढ़ा देगी, बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। जैसे 4-5 दोस्त फ्रेंड ऐसे मिल गए जो वाइन पीते हैं, और वाइन पीते हैं तो सारे क्या बनाएंगे, सारे वाइन पियेंगे, तो उससे गुणों की वृद्धि हो गई। लेकिन वैसे ही मैं कंडीशन अपोजिट ले लूं कि जैसे कि ऐसे दोस्त मिक्स हो गए कि जो साधु संत प्रवृत्ति के, सत्व प्रवृत्ति के, तो उनको भी नहीं पीने देंगे, अरे क्या कर रहा तुम। तो वो चीज किस में आएगी, विकृति विषम समवाय में आएगी। तो ये दो सिद्धांत और होते हैं जो कि आप चरक संहिता की विमान स्थान में पढ़ोगे, प्रकृति सम संवेद और विकृति विषम संवेद। ठीक है, अब जैसे मैं अपन वो मान सकता हूँ कि जैसे पानी में यदि पानी मिलाऊंगा तो पानी बढ़ जाएगा, यानी सेम गुण वाले सेम चीज मिलाई तो उसकी वृद्धि हो गई। और उसी चीज में ऐसी चीज मिला दूं कि पानी घट रहा है, ऐसी चीज कोई भी मान लो घट रहा है वो चीज, है ना, तो उस चीज से क्या होगा, विकृति विषम समवाय सिद्धांत कहते हैं। तो बेसिक आपको चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे आपके सामने आ जाए प्रकृति सम संवेद सिद्धांत लिखिए, तो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत अपन पढ़ते हैं तो वहां लिखने के लिए कुछ तो याद होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं यदि आपको इस पूरे का सारांश समझाऊं, इसको याद करवाऊं मैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो राइट साइड में आप देख रहे हो इसका सारांश दे रखा है कि पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी अपन ने, पद धन अर्थ, है ना, पदस्य धन अर्थ पढ़ा था अपन ने, निरुक्ति भी पढ़ी थी, फिर आयु का लक्षण पढ़ा था, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यं अनुबंधस्य पर्याय उच्यते। उसी में अपने 4 पर्याय देख लिए थे, आयुर्वेद की डेफिनेशन देखी थी, हिताहितम सुखम दुखम आयुष्यहिताहितम मानम च तच्च यत्रोगतम आयुर्वेद स उच्यते। फिर सिद्धांत का लक्षण देखा था, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षक है, बहुविधम परीक्षक है, हेतु बीच से आदित्य स्थापत्य निर्णय। फिर सिद्धांत के भेद पढ़े थे, कितने 4 भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। और अभी जो लास्ट वाला टॉपिक है वो पढ़ा अपन ने, मौलिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं पदार्थ विज्ञान के, तो आप लिख सकते हो।
ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको क्वेश्चन के बारे में, अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके डाउट लेंगे। तो आपको शायद ये आ चुका होगा समझ में कि हाँ भाई ऐसे टॉपिक आएंगे कि पदार्थ विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को वर्णन करो, तो आपको पता होना चाहिए, वहां पर सारी चीजें अपन डिस्कस कर सकते हैं ना, वहां पर ये लोग। अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको, अ, जो पेपर है वो शेयर करता हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक पेपर है, ये पुराने ईयर की पेपर है, तो उनमें कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, जैसे कि आयु की डेफिनेशन पूछ ली है ना, आयु की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, यहाँ पर उसने पूछा है आयु के पर्याय, सिनोनिम्स ऑफ द आयु, ठीक है, ये बताना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चले, यदि नेक्स्ट पेपर में तो क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, तो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने सारे बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप भी जब सोल्व करना तो आपको मिलेंगे। जैसे अभ्युपगम सिद्धांत क्या है, 2 नंबर में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए अभ्युपगम सिद्धांत कहाँ पढ़ा आपने, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा, ये होता है ना, 4 सिद्धांत पढ़े थे। फिर यहाँ पर देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, आयुर्वेद का लक्षण लिखिए, आपको बता ही दिया। महाभूतों के भौतिक गुण मैंने अभी बताई थे, है ना। तो ये क्वेश्चन वही है, चीजें सारी वही है, लेकिन अपने को तरीका याद होना चाहिए। अब देखो ये 10 नंबर में क्वेश्चन आ रखा, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का नाम उल्लेख करते हुए इसका महत्व बताइए। जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से आराम से याद रखो आप चीजें, और याद नहीं रहेगी, धीरे धीरे सिलेबस होता जाएगा, और उस अनुसार चीजें क्या करना, एक जगह लिख लेना कि भैया मैंने पुरुष जो लोग पुरुष साम्य सिद्धांत है वो फिजियोलॉजी में पढ़ा है ना, ऐसी ऐसी चीजें मैंने वहां पढ़ी है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब ये चीज मेरे को आ गई, बस उसका नाम लिख दो, हेडिंग डाल दो, बाकी इलोबरेट कैसे करनी है वो मैं देख लूंगा, ठीक है, इस अनुसार हो गया। फिर देखो यहाँ पर एक और कोटेशन, ये सर्वतन सिद्धांत पूछ लिया इसने 2 नंबर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पर तो और भी क्वेश्चन है, देखो देखने को मिलेंगे ही सेफ ने, जैसे आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत, ये सेफ रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट पेपर में 10 नंबर में ही आया, तो वो क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा ना, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर वापिस पूछ लिया इसने सिद्धांत क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पर अपने को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है 2 नंबर में, ध्यान रखना बहुत कम टाइम मिलता है और बहुत कम पेज मिलते हैं, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, यूनिक थ्योरी लिखने बैठे, इसलिए कोटेशन में जहाँ बोलता हूँ ना याद कर लो, तो याद कर लिया करो, क्यों, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट कोटेशन लिखना है आपको। अब यहाँ हिंदी लिखने बैठोगे 3 लाइन भर दोगे, लेकिन सिद्धांत का जब कोटेशन लिखने बैठोगे एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद का लक्षण बताओ, यानी आयुर्वेद की डेफिनेशन जो मैंने बताई वही हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको, तो हम्म, और भी क्वेश्चन शायद शायद मैंने इसमें लगाया ही नहीं है, लेकिन अपन कल और नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, है ना, अगले लेक्चर के साथ। तो